Hello everyone. Today we will start with the chapter dissolution of partnership firm. फर्म पर ताला लग जाना, बिजनेस को ताला लग जाना, बिजनेस का बंद हो जाना इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. सबसे पहले हम पार्टनरशिप फर्म का मीनिंग पढ़ेंगे, विच इज स्टेटेड अंडर द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 एंड द गवर्निंग सेक्शन इज सेक्शन 39. सेक्शन 39 कहता है कि फर्म डिसॉल्व हो जाएगी जब सभी पार्टनर एग्री करेंगे कि यस वी वांट टू क्लोज दिस बिजनेस. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 39 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन ऑल द पार्टनर्स ऑफ फर्म, जब सभी पार्टनर्स के बीच में जो एग्रीमेंट है, जो पार्टनरशिप है, दैट इज डिसॉल्व. दिस ब्रिंग एंड टू द एग्जिस्टेंस ऑफ द फर्म. ऐसा करने से फर्म एंड पर आ जाती है. अब जो बिजनेस जिसमें हम डील कर रहे थे, दैट कम्स टू एन एंड. अब कौन सी एक्टिविटीज होंगी डिसोल्यूशन के टाइम पर? सेलिंग ऑफ बिजनेस एसेट. अगर बिजनेस की एसेट्स है तो उनकी सेल होगी, और अगर कोई लाइबिलिटीज है तो उन्हें डिस्चार्ज करेंगे. नाउ वी विल स्टडी द केसेस, situations under which a firm is dissolved. और सबसे पहला केस हम पढ़ेंगे डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट. जब पार्टनर्स आपस में कंसेंट दे देते हैं, सभी पार्टनर, कि यस वी वांट टू डिसॉल्व द फर्म, तो फर्म डिसॉल्व हो जाएगी, एग्रीमेंट है. या फिर पार्टनरशिप डीड में ये बात स्पेसिफिकली मेंशन्ड है दैट वी आर फॉलोइंग द प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, और उसी के अकॉर्डिंग हम अपने कॉन्ट्रैक्ट को जो पार्टनर्स के बीच में है उसे एंड कर रहे हैं. सो इट इज विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स और इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स. नेक्स्ट इज कंपल्सरी डिसोल्यूशन. कंपल्सरी डिसोल्यूशन कब होगा? या तो सभी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए, या एक को छोड़कर सभी पार्टनर इंसॉल्वेंट है. एक सॉल्वेंट है, बाकी सब इंसॉल्वेंट है. उस केस में दे आर नॉट नाउ इन अ पोजीशन दैट दे कैन साइन अ कॉन्ट्रैक्ट. इन दैट केस देयर विल बी कंपल्सरी डिसोल्यूशन. अब अगर एक पार्टनर सॉल्वेंट रह भी गया तो अकेला पार्टनर तो पार्टनरशिप नहीं बनाएगा ना. तो उस केस में जो आपकी फर्म है वो कंपल्सरी डिसॉल्व हो जाएगी. Second case is when the business of the firm becomes illegal. Illegal is something which is forbidden by law और जिसके लिए आपको punishment मिल सकती है. Illegal. Next is when some of the event has taken place which make it unlawful for the partners to carry on the business. There is difference between illegal and unlawful. Unlawful का मतलब है which you cannot do as per law, but illegal is something which is specifically mentioned in law that it has been forbidden. आप उसे नहीं कर सकते, और अगर आप ऐसा करेंगे तो आप पर पेनल्टीज लगेंगी, पनिशमेंट लगेगी. अनलॉफुल का यहाँ पर एक एग्जाम्पल है कि मान लो जो पार्टनर्स है वो डिफरेंट कंट्रीज के हैं, और उन दोनों कंट्रीज में जहां वो रहते हैं या जहां से वो बिलोंग करते हैं उनके बीच में लड़ाई हो जाती है, वॉर हो जाती है उन कंट्रीज के बीच में. तो नाउ दोज countries are alien enemies. So now the business between those partnership firm will become unlawful. It is written when some event has taken place which make it unlawful for the business or the partners to carry on the business of the firm in partnership. Example, when a partner who is a citizen of a country becomes an alien enemy because of the declaration of war with his country and another country जहां से दूसरा पार्टनर जो है बिलोंग करता है. नेक्स्ट केस हमारे पास आ रहा ऑन द हैपनिंग ऑफ कंटिजेंसी. अनसर्टेन चीजें होने के बाद भी पार्टनरशिप फर्म जो है वो क्लोज जाती है. पहला अनसर्टेन क्या है? टर्म. जिस टर्म के लिए हमने पार्टनरशिप को बनाया था वो टर्म कंप्लीट हो गया. या ये हो सकता है जिस वेंचर के लिए हमने पार्टनरशिप फॉर्म की थी, दैट वेंचर हैज बीन कंप्लीटेड. वो जो हमने प्रोजेक्ट था, वो जो कॉन्ट्रैक्ट था, उसको कंप्लीट कर लिया है, तो अभी जो हमारा करेंट पार्टनरशिप फॉर्म है वो डिसॉल्व हो जाएगा. कंटेंजेंट है पार्टनर की डेथ. अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो भी फर्म डिसॉल्व हो सकती है. और if any of the partner has been declared insolvent,
then in that case also the firm can be dissolved under contingencies. Next, dissolution by notice. We have read one of the type of partnership is partnership at will. यानी जब एक पार्टनर विल में लिखा हुआ है कि अगर कोई भी एक पार्टनर अपनी विलिंगनेस शो करता है कि वो पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करना चाहता है, तो बाय मेयर सेंडिंग अ नोटिस ही कैन डू सो. इन केस ऑफ पार्टनरशिप एट विल, द फर्म मे बी डिसॉल्व इफ एनी वन ऑफ द पार्टनर में गिव्स अ नोटिस इन राइटिंग टू द अदर पार्टनर, और वो अपना इंटेंशन दिखा रहा है कि ही वांट दैट द फर्म शुड बी डिसॉल्व, और अगर पार्टनरशिप एट विल है तो फर्म डिसॉल्व हो जाएगी. डिसोल्यूशन बाय कोर्ट. कोर्ट कब इंटरवीन करेगा फर्म को डिसॉल्व करने के लिए? वो कौन से ग्राउंड्स है? सबसे पहला ग्राउंड है अगर आपका कोई पार्टनर इनसेन हो जाता है, यानी उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, तो उस केस में कोर्ट जो है वो इंटरवीन करेगा. या कोई पार्टनर परमानेंटली इनकेपेबल है, वो अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म नहीं कर सकता, उस केस में भी कोर्ट का इंटरफेरेंस होगा at the time of dissolution of partnership firm. If a partner is found guilty of any misconduct जिससे बिजनेस एडवर्सली अफेक्ट हुआ है, उस केस में भी कोर्ट आपकी फर्म को डिसॉल्व कर सकता है. या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, आपने कोई धोखाधड़ी करी है, आपने कोई धोखे से कॉन्ट्रैक्ट किया, उसमें कुछ आपने अपने कॉन्ट्रैक्ट में मिस रिप्रेजेंटेशन किया है, कुछ हाइड किया है जिससे थर्ड पार्टी का या एसोसिएट पार्टी का लॉस हो गया, उस केस में भी फर्म डिसॉल्व हो. या फिर किसी पार्टनर ने अपना पूरा इंटरेस्ट किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर दिया, जो थर्ड पार्टी आपकी पार्टनरशिप में है ही नहीं, और बाकी पार्टनर्स नहीं चाहते दैट वो पर्टिकुलर थर्ड पार्टी आपके बिजनेस में आए, अब पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट हो जाएगी. वो डिस्प्यूट कौन सेटल करेगा? कोर्ट सेटल करेगा. अगर आपका बिजनेस कॉन्टिन्यूसली लॉस में जा रहा है और आगे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि बिजनेस कभी प्रॉफिट में जाएगा, उस केस में भी कोर्ट जो कहता है कि आप अपनी फर्म को डिसॉल्व कर दीजिए. या कोर्ट को लगता है इट इज जस्ट एंड इक्विटेबल, इट इज बेटर दैट दिस बिजनेस शुड बी क्लोज्ड, जो भी जजमेंट वो देते हैं ऑन द बेसिस कि इट इज फेयर इनफ दैट वी शुड क्लोज द पार्टनरशिप फर्म, in that case also the partnership firm will be closed. Next, dissolution of partnership may take place in any of the following ways. Here I am talking about dissolution of partnership. I am not talking about dissolution of partnership firm. दोनों अलग अलग बातें हैं. पार्टनरशिप कब डिसॉल्व होगी? See, it do not lead to closure of business. जब पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है तो बिजनेस क्लोज नहीं होता. It is mere change in partnership agreement, which is also known as reconstitution. और reconstitution कब होता है? जब पार्टनर्स आपस में अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज कर रहे हैं, या कोई नया पार्टनर आ रहा है, कोई पुराना पार्टनर रिटायर हो रहा है, किसी पार्टनर की डेथ हो रही है, या आपने अपना चला चलाया बिजनेस किसी और को बेच दिया. You have sold your business as a going concern. Or it can also happen that two partnership firms are amalgamating to become more powerful. ठीक है, मार्केट में अपना शेयर बढ़ाने के लिए दो पार्टनरशिप फर्म्स ने एक दूसरे के साथ अमेलगमेशन कर लिया, एक दूसरे में मर्ज हो गई. और इट कैन ऑल्सो हैपन दैट यू आर कन्वर्टिंग योर पार्टनरशिप फर्म इनटू अ कंपनी. Many a time students get confused between the meaning of dissolution of partnership and dissolution of partnership firm. Now we'll study the difference between dissolution of partnership, which is also known as reconstitution, and dissolution of partnership firm. See, termination of business. जब आप डिसॉल्व करते हैं अपने पार्टनरशिप को तो आपका बिजनेस क्लोज नहीं हो रहा, बिजनेस टर्मिनेट नहीं हो रहा. बट जब आप डिसोल्यूशन ऑफ फर्म करेंगे तब आपका बिजनेस जो है वो क्लोज हो जाएगा. सेटलमेंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज. एसेट्स और लाइबिलिटीज रीवैल्यू होती हैं एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं आप जब आप एडमिशन करते हैं, रिटायरमेंट या डेथ के टाइम पर, या जब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चैप्टर्स आपने पढ़े तब आपने रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया होगा, आपने अपनी एसेट्स और लाइबिलिटीज को रीवैल्यू किया. बट अगर आपकी फर्म डिसॉल्व हो रही है
अब आप अपनी एसेट्स और लाइबिलिटीज की भी सेटलमेंट करेंगे, एसेट्स को सेल करेंगे, लाइबिलिटीज को पे करेंगे। कोर्ट कब इंटरवीन करेगा? सी, अगर पार्टनर्स आपस में म्यूचुअली एग्री कर लेते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में, बिकॉज ओनली एग्रीमेंट इज चेंजिंग, दैट मीन्स वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ किसी म्यूचुअल कंसेंट पर आ रहे हैं, तो वहां कोर्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। जब फर्म डिसॉल्व हो रही है तो हो सकता है पार्टनर्स के बीच में फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो जाए, लड़ाई हो जाए, तो वहां पर आपको कोर्ट का इंटरवेंशन चाहिए। वैसे भी जब बिजनेस क्लोज हो रहा है, अकाउंट सेटल हो रहे हैं, यू नीड कोर्ट्स इंटरवेंशन। इकोनॉमिक रिलेशनशिप बिटवीन पार्टनर्स कंटिन्यू दो इन चेंज फॉर्म। अगर हम पीएसआर की ही बात करें या एडमिशन की बात करें, तो पुराने पार्टनर है, नया पार्टनर आ गया, हो सकता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया हो, अभी करंट एग्रीमेंट में चेंजेस आ गए, बट दैट डजंट मीन कि आपका इकोनॉमिक रिलेशन जो है वो एंड हो गया। बट इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, द इकोनॉमिक रिलेशनशिप बिटवीन पार्टनर्स कम टू एन एंड। क्लोजर ऑफ बुक्स, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में आपकी बुक्स क्लोज नहीं होती, बट इन केस ऑफ फर्म, अगर फर्म का डिसोल्यूशन है तो आपकी बुक्स भी क्लोज। सी, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में फर्म डिसॉल्व हो भी सकती है और नहीं। अगर मान लो हम एक नए पार्टनर को एंटर करवाना चाहते हैं बिजनेस में, और कोई एक पार्टनर अड़ जाता है कि नहीं, नया पार्टनर नहीं आएगा, अब एग्री नहीं हो पा रहे, तो फर्म डिसॉल्व हो भी सकती है, नहीं भी। अगर एंटर करवा लेंगे तो रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा, बट अगर एंटर नहीं करने देंगे तो फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। बट जब भी फर्म डिसॉल्व होगी तब पार्टनरशिप तो डिसॉल्व होगी ही होगी, कि एग्रीमेंट एंड पर आएगी। Let us do some questions which are objective type, true and false। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके लिए, क्या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एक ही बात है? अभी मैंने आपको पढ़ाया डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप इज रिकॉन्स्टिट्यूशन, बिजनेस क्लोज नहीं हो रहा, बट डिसोल्यूशन ऑफ फर्म इज क्लोजर ऑफ बिजनेस, बिजनेस क्लोज हो रहा है। So they are not the same thing, they are different. If they are different, the statement is true. Second, partnership is dissolved when there is death of a partner. You can see here, firm word is not written, it is only written dissolution of partnership. तो क्या जब फर्म डिसॉल्व होगी अगर पार्टनर की डेथ हो रही है? नहीं। और क्या पार्टनरशिप डिसॉल्व होगी? आंसर इज यस, कि अगर पार्टनर की डेथ हो रही है तो पार्टनरशिप डिसॉल्व होगी, फर्म डिसॉल्व नहीं होगी, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन इज रिकॉन्स्टिट्यूशन। अ फर्म इज डिसॉल्व व्हेन ऑल द पार्टनर गिव कंसेंट टू इट, हमने पढ़ा था। डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट, जब सभी पार्टनर अपना कंसेंट दे देंगे, डिसॉल्व। अ फर्म इज कंपल्सरी डिसॉल्व व्हेन अ पार्टनर डिसाइड टू रिटायर। क्यों भाई, एक पार्टनर के जाने से फर्म को क्यों डिसॉल्व करें? पार्टनरशिप डिसॉल्व होगी, एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट डिसॉल्व होगा, बट फर्म डिसॉल्व नहीं होगी। तो द आंसर इज फॉल्स। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म नेसेसरली इन्वॉल्व्स डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अगर फर्म डिसॉल्व हो रही है, फर्म का डिसोल्यूशन एक वाइडर कंसेप्ट है, और अगर फर्म डिसॉल्व हो रही है तो पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली डिसॉल्व होगी ही। सो आंसर इज ट्रू। A firm is compulsorily dissolved when all the partners or when all except one become insolvent. Compulsory dissolution होगा, या तो सभी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए या किसी एक को छोड़कर सभी तो इनकम्पिटेंट हो गए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। Yes, there will be compulsory dissolution. Court can order a firm to be dissolved when a partner become insane. अगर किसी पार्टनर की मानसिक स्थिति सही नहीं है तो कैसे अकाउंट सेटल होंगे? लीगल हायर्स को भी कुछ नहीं पता। उस केस में वी नीड विटनेस, वी नीड एविडेंसेस which have to be presented in court. Yes, in case a partner become insane, then we need court's intervention, and that is dissolution by group.
डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कैन नॉट टेक प्लेस विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट। क्या पार्टनरशिप के डिसॉल्व करने के लिए हमें कोर्ट का इंटरवेंशन चाहिए? पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन मतलब नया एग्रीमेंट बन रहा है, नए एग्रीमेंट में यानी पार्टनर नई टर्म्स पे एग्री कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं, कोई लड़ाई नहीं है, तो फिर कोर्ट कचहरी जाने की जरूरत नहीं। दैट मीन्स इन दैट केस आंसर इज फॉल्स। नाउ सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट जब सेटल होंगे उसके लिए हमें सेक्शन 48 की प्रोविजंस को पढ़ना है ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 विच स्टेट कि अगर फर्म को लॉस हो रहा है डिसोल्यूशन के टाइम, तो वो लॉस कहाँ से पे होगा? सबसे पहले फर्म के प्रॉफिट्स में से पे होगा। उसके बाद अगर आपके पास अभी भी लॉस बच रहा है तो फर्म में जो पार्टनर्स है उनकी कैपिटल यूज होगी, और अगर कैपिटल यूज करने के बाद भी लॉस का अमाउंट बच जाता है, नाउ द पर्सनल एसेट्स ऑफ द पार्टनर्स आर आल्सो लायबल। नाउ द पार्टनर्स हैव टू ब्रिंग दैट अमाउंट इंडिविजुअली इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एप्लीकेशन ऑफ एसेट्स। एसेट्स कैसे यूज होंगी फर्म की? फर्म की एसेट सबसे पहले फर्म के डेट्स को पे करने के लिए यूज होंगी, दैट इज थर्ड पार्टी डेट। उसके बाद अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो थर्ड पार्टी का जो लाइबिलिटी है उसको पे करने के बाद पार्टनर का लोन पे होगा। उसके बाद भी अगर आपके पास पैसे बच जाते हैं एसेट को रियलाइज करने के बाद, तो आप उस पैसे से पार्टनर्स की कैपिटल रीपे कर सकते हैं। और कैपिटल देने के बाद भी अगर आपके पास पैसे बच जाते हैं, दैट रेजिडुअल अमाउंट विल बी डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दोबारा से इस बात को पढ़ते हैं। सबसे पहले बाहर वालों का पैसा दे, उसके बाद पार्टनर का लोन रिपीट है, फिर भी पैसा बचा, कैपिटल भी दे देंगे पार्टनर्स को। और अगर मान लो उसके बाद भी आपके पास पैसे बच जाते हैं, now that amount will be distributed among the partners in their profit sharing ratio. Next is payment of liabilities. लाइबिलिटीज को पे करने के टाइम सबसे पहले हमें आउटसाइडर्स की लाइबिलिटीज को पे करना है, बट आउटसाइडर की लाइबिलिटीज में भी आपको इस बात का ध्यान रखना है कि secured liabilities should be paid first. It may be noted that secured loans have precedence over the unsecured. पहले आप थर्ड पार्टी के केस में भी secured liabilities को पे करेंगे, फिर unsecured liabilities को। उसके बाद आप किसको पे करेंगे? लोन्स और एडवांसेस जो पार्टनर्स ने दिए हैं फर्म को। In case the balance amount is not adequate enough to pay off such loans and advances, they are to be paid proportionately. अगर पैसा ज़्यादा नहीं है, इनसफिशिएंट है, तो प्रोपोर्शनेट अमाउंट में लोन पे होगा। बट अगर आपके पास सरप्लस है, दैट अमाउंट कैन बी यूज्ड टू पे कैपिटल्स, और उसके बाद भी अगर अमाउंट बच जाता है, इट कैन बी यूज्ड फॉर एडजस्टिंग इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नेक्स्ट, it is very important to understand the concept of private debts and firm's debt. Private debt पार्टनर की पर्सनल लाइबिलिटी, फर्म्स डेट जो फर्म की लाइबिलिटी। सेक्शन 49 कहता है that how we have to repay, how we have to settle private debts and firm's debt. अगर प्रॉपर्टी फर्म की है तो पहले वो फर्म के डेट को पे करने के लिए यूज होगी, and then surplus if any shall be divided among the partner as per their claims. और उस क्लेम से अगर पार्टनर्स चाहें तो अपनी प्राइवेट लाइबिलिटीज को रीपे कर सकते। उसी तरह से पार्टनर के पास भी प्रिविलेज है, अगर उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, पर्सनल प्रॉपर्टी है, तो पहले वो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी से अपने पर्सनल लाइबिलिटीज को पे करेगा। उसके बाद अगर सरप्लस बचता है, उस सरप्लस को वो फर्म के डेट्स को पे करेगा, फर्म की लाइबिलिटीज को पे करने के लिए यूज करेगा। इट मे बी नोटेड दैट प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टनर डज नॉट इंक्लूड पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। बीवी और बच्चे की प्रॉपर्टी पार्टनर की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। Thus, if the assets of the firm are not adequate enough to pay off firm's liability, the partner ही contribute करेगा अपने net private assets से। And what are the net private assets? Private assets minus private liability, not including the assets of children and wife. Now we will study journal entries.
First journal entry, very important concept when we are transferring asset to realization account. See, all assets are transferred to realization account, excluding cash and fictitious assets. कैश और फिक्टिशियस एसेट रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होंगी, बाकी सभी एसेट्स को हम बुक वैल्यू पर ट्रांसफर करेंगे. इट शुड ऑल्सो बी नोटेड, सन्ड्री डेटर्स ग्रॉस वैल्यू पे ट्रांसफर होंगे, यानी बिना प्रोविजन माइनस किए. तो प्रोविजन का क्या करेंगे? प्रोविजन विल बी शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन. आप डेटर्स को बिना प्रोविजन माइनस किए अपना रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट करेंगे, और प्रोविजन जो डेटर्स की गिवन है, डाउटफुल डेटर्स की, वो क्रेडिट साइड में आएगी रियलाइजेशन अकाउंट. एंट्री विल बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट. हर एसेट को इंडिविजुअली आपको क्रेडिट करना है, और अगर आपके पास बैलेंस शीट में एसेट गिवन है तो बैलेंस शीट में आपके पास गुडविल गिवन है, तो गुडविल को भी आप जैसे बाकी एसेट्स को ट्रीट कर रहे हैं वैसे ही ट्रीट करेंगे और रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे. नेक्स्ट इज फिक्टिशियस एसेट. फिक्टिशियस एसेट्स हैव टू बी रिटन ऑफ थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. अगर हमारे पास एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इट कैन बी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, देन दे हैव टू बी रिटन ऑफ थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ट्रांसफर ऑफ लाइबिलिटीज, ऑल एक्सटर्नल लाइबिलिटीज इंक्लूडिंग प्रोविजन, जैसे मैंने भी आपको बताया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है, ये सब रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड ट्रांसफर है. पर क्या पार्टनर का लोन रियलाइजेशन में ट्रांसफर होगा? नहीं. पार्टनर का लोन सेपरेटली हम उसका अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, उसको पे ऑफ करेंगे. हाउएवर अगर स्पाउस का लोन है, पार्टनर के वाइफ का या पार्टनर के हस्बैंड का लोन है, दैट इज ट्रीटेड एज एन आउटसाइड लाइबिलिटी, so it will be shown in realization account. Entry will be liabilities account debit to realization account. Undistributed profit और reserve, obvious सी बात है, पार्टनर्स को मिलेंगे. जनरल रिजर्व डेबिट, रिजर्व फंड डेबिट, कंटेंजेंसी रिजर्व डेबिट. प्रॉफिट एंड लॉस में अगर आपके पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान में रखना. अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड गिवन है तो वो रियलाइजेशन में आता है. कब? जब आपके पास एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट भी गिवन है. यानी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड विल बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट. ऑल्दो हम इसको कैश में रियलाइज नहीं करते हैं, इसको हम प्रीपे नहीं करते, इट इज नॉट अ लाइबिलिटी. ओनली इफ इन्वेस्टमेंट्स आर अपीयरिंग ऑन एसेट साइड, तभी हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को भी दिखाएंगे क्रेडिट साइड में रियलाइजेशन के. अदरवाइज इट विल बी क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल. यानी अगर मान लो एसेट में मेरे पास इन्वेस्टमेंट है ही नहीं और मेरे पास लाइबिलिटी साइड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बचा हुआ है, पड़ा हुआ है, तो वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा. वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. इन केस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज गिवन और कोई लाइबिलिटी मेंशन नहीं है, कोई भी लाइबिलिटी, फ्री रिजर्व है भाई, पार्टनर्स का है, पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे. लाइक इन दिस केस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज 10,000 और पार्टनर एक्स और वाई हैं जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2, कोई लाइबिलिटी नहीं है, पार्टनर 3:2 में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे. वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि रिजर्व का पैसा पार्टनर्स को मिल रहा है, तो पार्टनर्स की कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी. इफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड लाइबिलिटी इज इक्वल, 10,000 रिजर्व पड़ा है, 10,000 की ही लाइबिलिटी है, नाउ पार्टनर्स को कुछ नहीं मिलेगा. दिस अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट. रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व लिखेंगे, देन रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि ऑब्वियस सी बात, आपको बिजनेस बंद हो रहा है, लाइबिलिटी तो कोई क्रिएट करनी नहीं, आपको अमाउंट जो है अपने वर्कर्स को प्रीपे करना है कॉम्पनसेशन को. सो एंट्री विल बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक. नेक्स्ट केस है हमारे पास जब रिजर्व ज्यादा है और लाइबिलिटी कम है. 10,000 रिजर्व में रखा था, बट पार्टनर्स ने देखा कि जो लाइबिलिटी बन रही है वर्कर्स की तरफ, दैट इज फॉर 8,000.
2000 बच गए। पार्टनर्स अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इस अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर लें। आपके पास देखो इस केस में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 10,000, आपके पास लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है 8,000 की, बाकी अमाउंट पार्टनर्स अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ले जाएंगे, रिमेनिंग 2,000। 2,000 डिवाइडेड बाय 5 इज 400, 400 इंटू 3 1,200 एंड 400 इंटू 2 800। अब भाई पैसे देने हैं तो रियलाइजेशन टू बैंक जब आप क्लेम को सेटल करें। नेक्स्ट एंट्री है जब रिजर्व कम है, लाइबिलिटी ज्यादा। भाई ये भी तो केस हो सकता है कि आपके पास रिजर्व में 10,000 और आपकी लाइबिलिटी 18 की बन रही है। ये पूरा का पूरा पैसा रियलाइजेशन में रिजर्व का ट्रांसफर कर देंगे 10,000। एंट्री विल बी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। पार्टनर्स के लिए कुछ नहीं बचा और रियलाइजेशन डेबिट होगा और बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा कितने से 18,000। जितना अमाउंट हमें रीपे करना है उतने से हम बैंक अकाउंट को क्रेडिट करें। फॉर सेल ऑफ एसेट, एसेट बिकेंगी, बैंक बैलेंस या कैश बैलेंस बढ़ेगा टू रियलाइजेशन अकाउंट। एसेट कोई पार्टनर ले जाएगा, डेबिट द रिसीवर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, रियलाइजेशन क्रेडिट होगा। इंपॉर्टेंट नोट, इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट रियलाइजेशन ऑफ एसेट, हम यही एज्यूम करेंगे कि एसेट्स रियलाइज नहीं होंगे। इस केस में हम एसेट्स को रियलाइज नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट नोट आया है कि अगर हम किसी एसेट को किसी लाइबिलिटीज के लिए मतलब कि सेटल करने के लिए यूज करते हैं और फुल सेटलमेंट लिखा हुआ है कि फुल सेटलमेंट में आपने एसेट दे दिया तो कोई एंट्री पास नहीं होगी। बट अगर आपने एसेट दिया है और फुल सेटलमेंट ऑफ क्रेडिटर नहीं लिखा, ठीक है, आप फुल सेटल कर रहे हैं ये नहीं लिखा क्वेश्चन में, उस केस में क्या होगा, रिमेनिंग अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल 50,000 के क्रेडिटर थे और क्वेश्चन कह रहा है आपने 30,000 की एसेट दी है, फुल सेटलमेंट नहीं है, इस केस में नो एंट्री नहीं होगी। रिमेनिंग 20,000 आपको क्रेडिटर्स को देने पड़ेंगे, उस केस में एंट्री होगी रियलाइजेशन टू बैंक 20,020। If amount due to creditor is 50,000 and asset worth rupees 30,000 has been given in full settlement, लिखा हुआ है, अब कोई एंट्री पास नहीं होगी। बट एग्जाम में आपको नो एंट्री लिखना है अगर जनरल एंट्री में आ जाता है तो, बिकॉज इवन मार्क्स आर देयर फॉर राइटिंग नो एंट्री। पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज पे करोगे, बैंक बैलेंस या कैश बैलेंस कम होगा तो बैंक या कैश क्रेडिट हो जाएगा, रियलाइजेशन डेबिट होगा। अगेन इंपॉर्टेंट नोट, अगर क्वेश्चन साइलेंट है लाइबिलिटीज की रीपेमेंट कैसे करनी है तो आप फुल अमाउंट रीपे करें। अगर लाइबिलिटी पार्टनर पे कर रहा है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, पर पार्टनर को क्रेडिट क्यों कर रहे हैं, पार्टनर को क्रेडिट इसलिए कर रहे हैं नाउ द फर्म इज लायबल टू पे दिस अमाउंट टू पार्टनर। अब यही पैसा फर्म किसको देगी, पार्टनर को देगी। एक्सपेंसेस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। जब एक्सपेंसेस पढ़ेंगे तो हमें दो वर्ड्स पर बहुत ध्यान देना है, बॉर्न और पेड। ये खर्चा किसको बियर करना था और किसको पे करना था। बॉन्ड फॉर्म कर रही है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, पार्टनर कर रहा है तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट अफेक्ट। पे अगर फॉर्म कर रही है तो ऑब्वियस सी बात है फॉर्म का ही अकाउंट है, फॉर्म ही जनरल एंट्रीज रिकॉर्ड कर रही है, फॉर्म का कैश क्रेडिट हो जाएगा। बट अगर पार्टनर पे कर रहा है तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट अफेक्ट। दिस विल बिकम मोर क्लियर व्हेन वी विल डू क्वेश्चन। सबसे पहले एक्सपेंसेस आर पेड बाय, सिर्फ लिखा है कि फर्म पे कर रही है, फर्म पे कर रही है, पता लग रहा है फर्म की कैश कम होगी, पे फर्म कर रही है तो फर्म की कैश कम होगी। बॉन्ड कौन कर रहा है नहीं लिखा, अगर क्वेश्चन साइलेंट है कि बेयर कौन कर रहा है, पे कौन कर रहा है तो इट इज ऑलवेज एज्यूम्ड इट इज फर्म, फर्म ही इसको बेयर करेगी। और अभी मैंने आपको बताया था अगर फर्म बेयर करेगी तो किसको डेबिट करना है, रियलाइजेशन अकाउंट।
और अगर फर्म ही पे करेगी तो कैश कम हो जाएगा। सो व्हाट विल बी द एंट्री इन दिस केस? एंट्री विल बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, जो भी ट्रीटमेंट होगा। कैश है तो कैश, अगर कैश बैलेंस गिवन है, अदरवाइज बैंक। अब एक्सपेंसेस आर पेड बाय पार्टनर, पे पार्टनर कर रहे हैं, पर बियर किसको करने थे? फर्म को। जब फर्म को बियर करने हैं तो मैंने क्या बोला था, किसको डेबिट करना है? रियलाइजेशन अकाउंट। बट ये पे किसने कर दिए? पार्टनर ने। तो फर्म की कैश तो अफेक्ट नहीं हुई ना। उस केस में कौन अफेक्ट होगा? पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। नाउ द फर्म इज लायबल टू पे दिस अमाउंट टू। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर पेड बाय फर्म, पे फर्म ने किया है। भैया फटाफट दिमाग में बात क्लिक हो जानी चाहिए कि फर्म की कैश क्रेडिट होगी, बट किसके बिहाफ पे किया है? ये बोझा किसका था? पार्टनर का। पार्टनर हमारा डेटर बन जाएगा, हम ये पैसा पार्टनर से लेंगे। देखो पार्टनर कितना परेशान है, उसे पैसा देना है, फर्म का डेटर है वो। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और क्योंकि फर्म की कैश कम हो रही है इसलिए कैश क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर बोर्न एंड पेड बाय पार्टनर। भैया खर्चा भी पार्टनर को बेयर करना था, पे भी वो करे, तो फर्म को क्या पड़ी? नो एंट्री विल बी पास। ना फर्म की कैश इफेक्ट हुई, और भैया ये तो खर्चा था ही पार्टनर का, तो फर्म को क्या लेना देना? नो एंट्री विल बी पास। एंड द नेक्स्ट केस इज जब एक पार्टनर का एक्सपेंस दूसरा पार्टनर पे करे। यहाँ वाई का एक्सपेंस वाई के बिहाफ पर एक्स पे करे, और इस बात का विटनेस कौन है? फर्म। फर्म को पता है कि ये एक्सपेंस वाई को बियर करना था, बट एक्स ने पे कर दिया, तो अब वाई फर्म का डेटर बन गया। फर्म ने वाई से पैसे लेने हैं इस एक्सपेंस के, और लेकर किसको देने हैं? एक्स को। So the entry will be Y's capital account debit to X capital. फर्म एग्री कर रही है पार्टनर को फिक्स्ड अमाउंट देने के लिए रियलाइजेशन के, और जैसे ठेके पे बात हो जाती है कि आपको सारे एक्सपेंस भी बेयर करने हैं, आपको डिसोल्यूशन के सारे एक्सपेंस बेयर करने हैं, और इसके लिए आपको रेम्यूनरेशन दी जाएगी फिक्स्ड अमाउंट। तो व्हाट एंट्री विल बी देयर? रियलाइजेशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, इसलिए एक्सपेंसेस अगर फर्म के हैं तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो रहा है, बिकॉज फर्म इज लायबल टू पे दिस अमाउंट टू पार्टनर, इसलिए पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा कि एक्सपेंसेस जो है रियलाइजेशन के, उन्हें कौन मीट करेगा, इट इज ऑलवेज अज्यूम दैट दे विल बी मेट बाय द फर्म। और क्लैरिटी के लिए अगर ये नहीं लिखा, बेयर कौन करेगा? फर्म करेगा। पे कौन करेगा? फर्म करेगी। आप खुद से क्वेश्चन करेंगे और आपके पास आंसर है कि दीज आर टू बी मेट बाय फर्म। फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग लेट अस डू वन क्वेश्चन। आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है। पहला ही केस देखो, सिर्फ एक्सपेंस गिवन है, आपको नहीं लिखा कि एक्सपेंस कौन बेयर करेगा, कौन पे करेगा। हमारे पास डिसोल्यूशन में जो नॉमिनल अकाउंट है एक्सपेंसेस को ट्रीट करने के लिए, वो है रियलाइजेशन, क्योंकि ये खर्चा फर्म बेयर कर रही है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा, और क्रेडिट क्या होगा? व्हाट इज गोइंग आउट फ्रॉम द फर्म? कैश और बैंक। So the entry will be realization account debit to cash or bank. Amount is 5. सेकेंड है डिसोल्यूशन की एक्सपेंस 5000 है, पे ए कर रहे हैं। फिर क्वेश्चन आ रहा है माइंड में, बेयर कौन कर? कुछ नहीं लिखा, बेयर फर्म करेगी। अगर फर्म का खर्चा है तो फर्म रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करेगी, पर अभी फर्म नहीं पे कर रही, फर्म के बिहाफ पे कौन पे कर रहा है? ए। ये अपना पैसा छोड़ेगा नहीं, तो हमसे मांगेगा बाद में। अभी उसने बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से एथिक्स दिखाए और पे कर दिया एक्सपेंस को, बट बाद में वो क्लेम करेगा, तो उसकी कैपिटल अकाउंट इंक्रीज हो जाएगा। नाउ फर्म इज लायबल टू पे दिस अमाउंट टू ए। ए लायबल, ए की तरफ लायबिलिटी बन रही है, तो ए का कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा, और क्योंकि ये फर्म का एक्सपेंस है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा। पार्टनर को अपॉइंट किया डिसोल्यूशन वर्क के लिए, उसको रेम्यूनरेशन देनी है 5000, और कहा भाई जो भी खर्चा है वो आप ही बेयर करोगे और आप ही पे करोगे। पे भी पार्टनर ने किया, बेयर भी पार्टनर ने किया।
बट हमें यहाँ उसको रेम्यूनरेशन देनी है, वो रेम्यूनरेशन फर्म के लिए एक्सपेंस है, तो फर्म क्या करेगी, अपने एक्सपेंस के लिए रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करेगी, बिकॉज दिस अमाउंट हैज टू बी गिवन टू ए का कैपिटल अकाउंट इंक्रीज हो जाएगा, तो ए का कैपिटल अकाउंट को। नेक्स्ट आया ए पार्टनर है, डिसोल्यूशन का वर्क करेगा जिसके लिए उसको कमीशन मिलेगी 5000। ए ये भी एग्री कर रहा है कि वो डिसोल्यूशन के एक्सपेंस को दिया करे, बट वो एक्सपेंस अभी किसने पे कर दिए, बी। पेड बी अनदर पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ ए के बिहाफ पर ये खर्चे किसने पे कर दिए, बी। एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वर 5500 पेड बाय बी अनदर पार्टनर, दूसरे पार्टनर ने ए के बिहाफ पर इन एक्सपेंसेस को पे किया। अब देखो, एंट्री अगर हम कंपाउंड नहीं करते हैं उस केस में हमारे पास क्या एंट्रीज आती हैं। अभी हम एक्सपेंस की एंट्री देखें, जो हम उसको रेम्यूनरेशन दे रहे हैं, उस केस में फर्म अपने रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करती, कितने अमाउंट से, 5000, राइट, और ए को क्रेडिट कर देती, कितने अमाउंट से, 5000 से, क्योंकि अमाउंट फर्म अभी पार्टनर को कैश में नहीं दे रही, तो उसकी कैपिटल को। बट एट द सेम टाइम ये जो 5500 का एक्सपेंस पार्टनर को बेयर करना था, बी जो दूसरा पार्टनर है वो ए के बिहाफ पर पे कर रहा है, तो नाउ ए विल बिकम डेटर, ये पैसा ए से लेना है और किसको देना है, दिस अमाउंट हैज टू बी पेड टू बी। उस केस में क्या होगा, हम ए से 5500 रुपीज लेंगे और बी को ये 5500 रुपीज देंगे। नाउ यू कैन सी कि रियलाइजेशन तो 5000 से ही डेबिट होना था, 5000 से ही डेबिट किया, और बी को 5500 से ही क्रेडिट करना था, 5500 से ही क्रेडिट। बट वी कैन ऑल्सो सी कि यहाँ पर ए जिसको 5000 से क्रेडिट करना था और 5500 से डेबिट करना था, उसके पास कितना डिफरेंस आ रहा है, उसके पास 500 का ही डिफरेंस आ रहा है, और उतने अमाउंट से हमने ए को डेबिट किया। तो इधर वी कैन पास दीज टू एंट्रीज और वी कैन पास ए कंपाउंड। Coming to next case, a पार्टनर, उसको 5000 का हम लोग रेम्यूनरेशन दे रहे हैं, ही वॉज टू बियर ऑल एक्सपेंसेस, 15000 के एक्सपेंस उसको बियर करना, बट पे किसने कर दिए, फर्म। अगर फर्म ने पे किया तो फर्म का कैश तो भाई 15000 से कर, जबकि फर्म ने रेम्यूनरेशन कितनी देनी थी, ए को 5000, तो उसने रियलाइजेशन अकाउंट को 5000 से डेबिट कर, रिमेनिंग अमाउंट के लिए ए क्या बन गया, फर्म का डेटर बन गया 10000। अब इस केस में भी इफ यू वांट यू कैन पास टू एंट्रीज। व्हाट आर दोज टू एंट्रीज, फर्स्ट एंट्री हमारे पास आई जो हमने उसे अमाउंट पे करना है रेम्यूनरेशन, उस केस के लिए हम रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करना है, कितना अमाउंट देना है, 5000, और हमने इस केस में ए को क्रेडिट किया, कितने अमाउंट से, 5000। नेक्स्ट एंट्री हमारे पास आ रही है कि जो एक्सपेंसेस थे वो थे ए के, पर उन्हें पे कर दिया फर्म ने, तो ए को डेबिट करेंगे, कितने अमाउंट से, 15000, और कैश को क्रेडिट करेंगे, कितने अमाउंट से, 15000। हियर वी कैन सी कि हमें कैश को 15000 से ही क्रेडिट करना, रियलाइजेशन को 5000 से ही डेबिट करना, और जो रिमेनिंग बैलेंस है इट इज नेट इफेक्ट ऑफ ए। हमें ए को डेबिट कितने से करना है, 15 minus 5, 10,000। Either you can pass compound entry or you can pass these two entries. Coming to next case,
Now a partner is to be paid remuneration of 5,000 for dissolution work. Dissolution work के लिए हम उसे 5,000 रुपीज पे करेंगे. Realization expense 4,000 were paid by. क्या लिखा है? ए बियर करेगा इसे. अगर ए को बियर नहीं करने थे तो एक्सपेंस किसके हैं? एक्सपेंस फर्म के थे. तो पे भी किसको करने हैं? फर्म को. फर्म का ही खर्चा है ये 5,000 का रेम्यूनरेशन. फर्म का ही खर्चा है ये 4,000 एक्सपेंस का. सो दिस अमाउंट विल बी डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट. फर्म कैश कितना पे कर रही है? 4,000. और पार्टनर को भी अमाउंट कैश में नहीं दिया, तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट पे क्रेडिट कर दिया 5,000. Again, in this case, we can pass two entries. One is realization to A, 5,000, 5,000. Another is realization to cash, 4,000. You can either pass two entries or you can pass one compound entry. Both are correct. Thank you for watching this video. I hope the concept of dissolution of partnership firm, difference between dissolution of partnership and partnership firm, treatment of workmen compensation reserve, and expenses of dissolution are clear. Thank you for watching.